सब कुछ चोरी कर ली, ये कर लिया, बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, पूरा हिंदुस्तान बेच दिया। आज बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या हमें फिर गुलाम बनना पड़ेगा? I hate the people who say that if not Modi, then who? Literally anybody would be better than Modi. अभी मोदी की आंखों में डर नजर नहीं आ रहा इन बच्चों का, वो डर दिखाना चाहिए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। एक तो इस देश का दुर्भाग्य है कि वो एक अनपढ़ प्रधानमंत्री से परीक्षा पे चर्चा करवा रहा है। मतलब जो खुद नहीं पढ़ा है वो परीक्षा पे चर्चा कर रहा है। और ऐसी योजनाएं ये ला रहे हैं ताकि अडानी अंबानी के यहाँ हम जाके लेबरगिरी कर सके। और ये फौज को फौज रखे कहाँ है? फौज के तो इन्होंने अपने हिसाब से यूज किया। अभी आप जाके देखो, यहाँ भी तो आपको CISF वो मिल जाएगा। हंजू गैस के गोले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। हंजू गैस के गोले तो अभी तक उनको ये नहीं फिक्र कि हमारे देश में क्या हो रहा है, और वो विदेश यात्राओं पे घूम रहे हैं। जिसको अपने देश का नहीं पता वो दूसरों से नाते अच्छे करके क्या कर लेगा। हम साथ नहीं होंगे तो क्या करेगा? ना तो बच्चों को डायपर लीक नहीं होता जितने पेपर लीक हो गए सरकार। मैंने नीट का पेपर दिया था। नीट में पेपर में एक बार धांधली नहीं हुई। 2014 से 2026 तक 10 बार पेपर लीक हो चुका। टोटल फेल सरकार है। राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। जो बोल रहा है उसको उठा के डाल रहे हैं जेल में। ये क्या कर रहे हैं? अपनी पार्टियों के जो उनके चमचे हैं उनके पेटों को प्लांट कर रहे हैं। हर बार यहाँ पेपर लीक होता है। धर्मेंद्र प्रधान को जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यहाँ पर हम लोग से उल्टा सवाल पूछे जा रहे हैं। हम लोगों से पूछा जा रहा है नीट की फुल फॉर्म बताओ। 20 लोगों ने अपनी जान दी है। अब तक आके उन्होंने जवाब नहीं दिया, माफी नहीं मांगी। मुंह छुपाना ये अच्छी बात है? अगर अंधभक्त के अंदर हिम्मत है तो वहां जाके दिखाएं। मैं इनसे कुछ जवाब पूछूंगा। मैंने इन्हें अपने वोट देकर बनाया। ये जवाब देंगे। ये चुप्पी नहीं साधेंगे मैम। जब डंडा चलाती है कि हिंदू मुस्लिम है, हिंदू खतरे में है, लेकिन हिंदू खतरे में है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट खतरे में है। अपने बच्चे को उतारो ना धर्म बचाने के लिए। मुंह से गाली निकल जाएगी, हम वो देना नहीं चाहते क्योंकि हम एजुकेटेड है। मेरी पढ़ने में जितना थी एग्जाम होता भी रह गया। उन्हें CUT दिता थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने उन्होंने भी दिता थी नीट। कुछ गलत स्टेप उठा लांगे, साढ़े तो नहीं हो रहा थी। पेरेंट्स की जवाब दवांगे। आप अपने आप को जंजीरों में किस लिए जकड़ के लेके आए हैं? मैं अपने आप को नहीं जकड़ा, बल्कि ये सरकार ने यहाँ के यूथ को, इंडिया के यूथ को जकड़ा है और हमारे संविधान को जकड़ा इस जंजीरों ने। कौन खोलेगा हमें इन जंजीरों से? यूथ खोलेगा और कोई नहीं खोल सकता। मैं नहीं था गांधी के समय, मैं नहीं था भगत सिंह के समय, पर मैं हूँ सोनम वांगचुक के समय। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करेंगे। भैया कहाँ से आए आप? नगीना से। तो कितने दिन लगे आने में? एक दिन लगा, रात से आए हुए। तो यहाँ आप प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, उसका रीजन क्या है? छात्रों के हित में सोनम वांगचुक को उठा दिया गया यहाँ से। वो बेचारे 19 दिन से भूखे प्यासे यहाँ बैठे। सरकार को शर्म नहीं आती? ये छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो साल के होने वाले हैं, उनकी कम से कम इतनी तो लिहाज करें। अपना तो खुद पता नहीं है मोदी जी को। उन्हें उठा के ले गए। एक सम्मानित आदमी है, कोई बड़वा आदमी थोड़ा। ये बड़वा आदमी है मोदी। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है पढ़ा लिखा है कैसा। यहाँ पर क्या है मैम? यहाँ पर हम लोग से उल्टा सवाल पूछे जा रहे हैं। हम लोगों से पूछा जा रहा है नीट की फुल फॉर्म बताओ। यहाँ लोग सिर्फ नीट की फुल फॉर्म या सारे उसके नीट का एग्जाम नहीं दिया है। यहाँ पर हमें इस देश को डॉक्टरों की जरूरत है, उसका प्रोटेस्ट चल रहा है। हर बार यहाँ पेपर लीक होता है। धर्मेंद्र प्रधान को जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 20 स्टूडेंट लोगों ने अपनी जान दी है। अब तक आके उन्होंने जवाब नहीं दिया, माफी नहीं मांगी। मुंह छुपाना ये अच्छी बात है? अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं, कल को कोई और मिनिस्टर आता है और फिर से ऐसा कुछ होता है तो? पहली चीज तो वो इस्तीफा देने वाले नहीं है और हम लोग रुकने वाले नहीं है। जब तक इस्तीफा नहीं ले लेंगे हम लोग ना थकेंगे, ना हटेंगे, ना हारेंगे। हम लोग रुकने वाले नहीं है ना? तुम गुंडे भेज रहे हो, मुद्दे भटका रहे हो। यहाँ पर नीट पेपर का मुद्दा यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर क्या अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। अलग अलग मुद्दे से भटकाइए नहीं। यहाँ पर नीट पेपर की बात हो रही है, नीट पेपर के ही बात करेंगे, है ना? और इसके अलावा 20 लोगों ने अपनी जान दी है। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे विदेशों में और यहाँ पर करवाएंगे पेपर लीक। ये भी यहाँ पर मंदिर मस्जिद ये सब करेंगे।
एजुकेशन से दूर करना भी एक तरह का देशद्रोह है। सबसे बड़ा देशद्रोही है धर्मेंद्र प्रधान, जो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहा है और हमको धर्म में लड़ा रहा है, और हमसे बोलता है कि धर्म खतरे में। क्यों धर्म? अपने बच्चे को उतारो ना धर्म बचाने के लिए। गरीब घर का बच्चा क्यों उतरे धर्म बचाने के लिए? अपने बच्चे को उतारो ना। आज लोकसभा का सेशन भी है, आज लोकसभा का सेशन भी शुरू हो रहा है, तो उसमें भी अपोजिशन बोल रही है हम ये पेपर लीक का मुद्दा जरूर उठाएंगे। किसी नेता से उम्मीद है? राहुल गांधी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता से कोई उम्मीद नहीं है मैम। पेपर लीक हर बार हो रहा है, हर बार पेपर लीक हो रहा है। मैंने भी यूपी का एग्जाम दिया था पुलिस का, वो भी पेपर लीक हुआ। एको बार आंखों में शर्म नहीं दिखती है, माफी नहीं मांगते हैं, बिल्कुल कहते नहीं है कि हमें दुख है, हम कोशिश करेंगे आगे के बाद ये सब चीजें नहीं होंगी। अरे पेपर लीक कैसे हुआ? तुमने क्या कार्रवाई की? आके जवाब दो ना, मुंह क्यों छुपा रहे हो? 20 लोगों ने जान दी है। तुम्हारे घर से कोई एक्सपायर होता है तब तुम्हें पता लगता है कि किसी अपने को खो देने से क्या दर्द होता है। यहाँ पर प्रोटेस्ट डॉक्टरों को बचाने के लिए किया जा रहा है, ये भविष्य है ना। ये तरीका नहीं होता है कि आप सामने आकर जवाब नहीं दे रहे हो। हमने वोट दिया, हमारा फंडामेंटल राइट है सवाल करना, हम सवाल क्यों ना करें? मतलब तुम हमें डंडे बरसाओगे, हम सवाल कर रहे तुम डंडे बरसाओगे, है ना। यहाँ पर किसी भी पीड़िता का समर्थन कर दो ना तो धमकी भरे फोन आने लगते हैं। तुमने हमारे नेता को ऐसा क्यों बोल दिया? तुम घर बताओ कहाँ रहते हो, तुम्हें बताएंगे। 2014 से पहले तो ये सब चीजें नहीं होती थी। तो अभी एहसास हो रहा है कि 2014 के बाद जो फैसले लिए नहीं लेने चाहिए थे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2014 से पहले पेपर लीक नहीं हुए हैं, हम लोग ये नहीं क्या कह रहे हो आप? बिल्कुल एहसास है, हमने 2014 में इनको वोट दिया था ये सोच के कि अच्छी सरकार है, लेकिन ऐसी यहाँ पर मुंह से गाली निकल जाएगी, हम वो देना नहीं चाहते क्योंकि हम एजुकेटेड है। आप भाई से पूछो। मैं ये कह रहा हूँ 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी या किसी की भी सरकार थी, सवाल सरकार से किया जाता था, जवाबदेही सरकार की होती थी ना। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या है? सवाल सरकार से करो, उनके सपोर्टर आते हैं जवाब देने के लिए। नेता खुद क्यों नहीं आ रहा है जवाब देने के लिए? उनके सपोर्टर को वोट दिया। कौन सा नेता चाहते हो आप यहाँ पे आए आपसे बात करें? देखिए मैडम, मैं किसी पार्टी का जो काम करेगा उसको वोट देंगे, बस। किसी पार्टी के समर्थन में या किसी पार्टी के विरोध में नहीं है। हम सरकार की लापरवाही उसको बता रहे हैं कि आपकी गलती से ये सब चीजें हो रही हैं, और एक बार नहीं हुई हैं, हर बार हो रही हैं। आप आकर क्यों नहीं बता रहे हो कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है? हम वादा करते हैं आपसे कि हम आगे से आपको वादा करते हैं कि आगे से ये सब चीजें नहीं होंगी। बेकार है इनके वादे, कोई वादे नहीं होते। अगर ये माफी भी मांगेंगे तो हम इन्हें माफ नहीं करेंगे। जिस तरह की इन्होंने हरकतें की हैं वो माफ करने वाली नहीं है बिल्कुल। और हम बात कर रहे हो दूसरे अपोजिशन की, सवाल हम पूछते हैं अमित शाह जी से और ये कहते हैं कि राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछते। ये कोई तर्क है इस बात का? भाई जो सत्ता में है मुझसे सवाल पूछेंगे, हम दूसरों से नहीं पूछेंगे। और रही बात सपोर्ट की, आज अगर कोई नेता नहीं आता है तो वो देश के हित में नहीं काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ सभी नेताओं को आना जरूरी है, सभी आएंगे तभी प्रोटेस्ट सही से हो पाएगा। और हमें अपने भाई चंद्रशेखर आजाद जी से पूरी उम्मीद है कि वो यहाँ आएंगे। और आज हम आ गए हैं, भीम आर्मी से कैंडिडेट है, नगीना से हम आए हैं, तो आज कोई अंधभक्त अगर हमें दिख गया तो उसका इलाज हम पक्का कर देंगे, बिल्कुल पक्का इलाज कर देंगे उसका। अगर अंधभक्त के अंदर हिम्मत है तो वो आज आके दिखाए, और जो भी आए उसे हम बिल्कुल ऐसा इलाज कर देंगे, पक्का बांध देंगे। हमारा कहने का मतलब ये है, ये जितने भी अंधभक्त हैं, हम इनके हित की भी बात करते हैं, इनको भी एजुकेशन की जरूरत है। ये लोग क्या इन भक्त को एजुकेशन की जरूरत नहीं, उनके भविष्य के बच्चों को जरूरत नहीं है, जरूरत सबको है। तो अगर पेपर लीक में नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर किस में बोल पाएंगे? मान लो अगर एजुकेशन सबसे, जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमें जाना कहाँ है, अगर हम पढ़ नहीं पाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बस वही है, जहाँ कह दिया वहीं वोट डाल दिया, हो गया। ये हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा, देश में तरक्की नहीं होगी। देख रहे हो चाइना 2 साल पीछे हुआ था आजाद, आज कहाँ है? 50 साल आगे आए। और यहाँ क्या चल रहा है? हिंदू मुस्लिम, वो विश्व गुरु चलेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अपनी लापरवाही एक्सेप्ट नहीं करता है। उनको उनकी गलतियां गिनवाओ तो बोलते कांग्रेस ने भी तो किया था, उसने भी तो किया था। मतलब कहने का मतलब ये है, आज यहाँ पे हर धर्म का विद्यार्थी जो है आया है। पर मेरा भाई एक मिनट लूंगा।
मैडम मेरा एक बचपन का दोस्त है मोहम्मद फैज, साथ में स्कूल पढ़े हैं, साथ में खाया पिया, मिले जुले, दोस्ती यारी सब कुछ है। कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हमको इससे खतरा है। ये जबरदस्ती दिमाग में क्यों डाला जा रहा है कि हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में क्यों डाला जा रहा है? आज हिंदू मुस्लिम सिर्फ बीजेपी फैला रही है और हमारे घर के बराबर में घर है, हम लोग हिंदू मुस्लिम बराबर में हैं और बीजेपी इस चीज का प्रोपेगेंडा चलाती है कि हिंदू मुस्लिम है, हिंदू खतरे में है, लेकिन हिंदू खतरे में है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट खतरे में है। ये इन लोगों ने इतना बुरा कर रखा है। एक सेकंड आप मुझे ये बात बताओ, अगर बीजेपी गवर्नमेंट से सब इतने ही तंग है तो फिर हर बार बीजेपी क्यों जिता दी जाती है? इस बार बीजेपी को हम जिताते नहीं है, ये ईवीएम जिताती है। हमारे देश से अगर ईवीएम हट गई ना तो ये नाली में भी नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल देश के अंदर तो दिखाई नहीं देंगे। इन्हें ईवीएम जिताती है क्योंकि इस समय मुस्लिम भी इनसे खिलाफ है, सिख खिलाफ है, हम तो पूरे खिलाफ है, हम तो पूरा एकदम खार खाए बैठे इन पे। अगर ऐसा हुआ तो इलाज जरूर करेंगे। प्रोटेस्ट चल रहे थे और 2014 के लिए भी खतरे में रहेगा। सब जगह हिंदू बैठ के और हिंदू खतरे में है, अभी तक हिंदू खतरे में है। हिंदू 2014 के बाद ही खतरे में हुआ है, पहले खतरे में नहीं था, पहले तो कुछ नहीं था। 2000 अब तो हिंदू की सरकार है, हर जगह हिंदू है, ज्यादातर बीजेपी है, तो अब हिंदू खतरे में हो गया। पहले हिंदू खतरे में नहीं था, 2014 के पहले भी तो था। हिंदू मुसलमान कर करके हिंदू मुसलमान कर करके आज इन्होंने देश की ऐसी हालत कर दी है कि मेरा एक पक्का दोस्त, बचपन का दोस्त मुझसे मिलने नहीं आता है। इसलिए मिलने नहीं आता मुझसे कि उसको लगता है कि मैं उसकी मॉब लिंचिंग करके उसे मार दूंगा। भैया आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्त मोहम्मद फैज, यार मैं दोस्त हूँ तुम्हारा यार, ये अंधभक्तों के चक्कर में मत रहो मेरे भाई। हम अभी भी दोस्त हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। चंद लोगों की बातों में मत रहो। कि हमारा भी मित्र गया है, अमरनाथ जा रहा था, उसका एक मुसलमान दोस्त था, वो मेरे से पूछ रहा है, मैं पिछली साल गया था, वो कह रहा था किसी कोई खतरा तो नहीं है। मैंने कहा कोई खतरा नहीं है, जाओ वहाँ बताओ, मुसलमान अमरनाथ जा रहा, कहाँ जा रहा? अमरनाथ। अब बताओ खतरा कैसे है? हमें खतरा, हमें सरकार से खतरा है, खतरा ये मुसलमान से नहीं है। तो बीजेपी ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਫੈਕਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੂਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੀਯੂਟੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੀਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਉਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੈਨ ਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨੇਪਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਕੀ ਪੇਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫ੍ਰੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਫॉर ऑल। ਦਿਸ ਇਜ਼ what I feel। and ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰਿਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ,
ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰੋਗੇ ਸੇਵਾ 'ਚ? ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਪਾਚਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸੇਵਾ ਨਿਭ ਜਾਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ कि कहाँ से आए आप? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट यहीं मैं यहाँ स्टडी करता हूँ दिल्ली में। तो आप भगत सिंह बन के आए आज, क्यों? इसलिए कि हमारे यूथ सिर्फ भगत सिंह को 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिन याद करते हैं, बाकी के दिन नहीं है। जबकि इनका विचारधारा था कि जो भी सरकार हो और उनकी जो पॉलिसियाँ गंदी हो या उनकी नीतियाँ गंदी हो, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए भगत सिंह को मैंने, और जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जो हमारे ये जंजीरों में जकड़ा हुआ। अभी मैं बात करूँ तो जैसे मेट्रो को आपने, ये डेमोक्रेसी के लिए जैसे मेट्रो बंद कर दिया, आने के सुविधा नहीं दिए जा रहे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे धारा लगा दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान के लिए खतरा है और ये तानाशाही की सरकार है। आप अपने आप को जंजीरों में किस लिए जकड़ के लेके आए हैं? मैं अपने आप को नहीं जकड़ा, बल्कि ये सरकार ने यहाँ के यूथ को, इंडिया के यूथ को जकड़ा है और हमारे संविधान को जकड़ा इस जंजीरों ने। तो इसलिए आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम जकड़े हुए हैं जंजीरों में। कौन खोलेगा हमें इन जंजीरों से? नहीं, ये खोलेगा कोई नहीं है, ये खोलेंगे हम लोग, यूथ खोलेगा और कोई नहीं खोल सकता है। क्योंकि काले अंग्रेज के साथ जब तक नहीं लड़ोगे तब तक नहीं, जब तक रोड पे उतरोगे नहीं तब तक नहीं होगा। क्योंकि हम लोग शांति प्रदर्शन से अमरन अनशन के दौरान हमने करी है और ये बातचीत करने की कोशिश की है, बट ये काले अंग्रेज से हमारी बातें नहीं सुनी गई है। और ये इनका जो रवैया रहा सोनम वांगचुक के लेकर, हम लोग को लेकर, वो गलत रहा। जिस तरह से सोनम वांगचुक को उठाया गया ऐसे नहीं करनी चाहिए, जैसे कि किसी मुर्दा को आप उठाकर एम्बुलेंस में पटक रहे, रख रहे हैं, उस तरह से रखा जा रही थी। तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरा है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये तानाशाही को हटाना जरूरी होगी। ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली की सड़कों पे पूरे भारत का यूथ और लोग जो सरकार से तंग थे वो उतर आए हैं। हाँ, क्यों उतरना अनिवार्य है। अगर नहीं उतरोगे तो मारे जाओगे, एक एक करके मारे जाओगे, इसीलिए उतरना जरूरी होगी और ये सरकार को हटाना भी जरूरी होगा। हम क्या मांग रहे थे? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। अगर डेमोक्रेसी रहती तो इस्तीफा दे देती। ये यूथ उतरने का मतलब है कि आपको सरकार से गिर जाती, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिक्कत है और ये सरकार को समझनी चाहिए। और ये सरकार नहीं समझ रही तो कारण नंबर 1 की एक चीज़ है कि हमारे वोट का वैल्यू नहीं है और हमारे वोट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसे चाहिए ईवीएम से वोट चाहिए, इनको चाहिए इलेक्शन कमीशन की मदद से चाहिए वोट, तो क्यों हमारी बातें मानी जाएगी? हमारी वोट का वैल्यू होते तो जरूर मानते। तो आपको लगता नहीं है कि अगर वोट की वैल्यू नहीं है तो हम इस बार जो लोकसभा इलेक्शंस आएंगे उसका बॉयकॉट करके देख लेते हैं? फिर बाइकआउट करेंगे या ना करेंगे उससे कोई उसका फर्क नहीं, जीत तो हो गई है। आप ये देखेंगे कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, उस 164 बूथ नंबर है और उस टाउन एरिया करके उसमें 88% मुस्लिम रहते उस एरिया में, और उस जगह वोट पड़ा है बीजेपी के 97%। वहाँ के मुस्लिम, वहाँ के वोटर ये सोच में तंग रह गया कि हमने वोट दिया नहीं, फिर वोट गया कहाँ इससे बीजेपी के। यानी ये पता चल रही है कि वोट चोरी हुई है, यानी वोट इलेक्शन कमीशन ने किया है। अगर एक और उसमें प्रूफ देता हूँ, जितना उसमें था इलेक्शन कमीशन के साथ जितने भी थे सारे कुल एडवाइजर बन गया सीएम का, ये कुल जो मदद किए थे, तो ये वोट चोरी हुआ। ये वोट चोरी करके सरकार बना रही है। तो अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी जगह कोई और आ जाएगा, फिर अगर कल को ऐसा हो तो उसका भी इस्तीफा मांगा जाएगा? नहीं, यहाँ आप सोचेंगे कि यदि आप मेरी बॉस हो और मुझसे गलतियाँ हो रही, बार बार गलतियाँ हो रही है, आप ये सोचेंगे मुझे आप रिप्लेसमेंट करते हैं, हटाते हैं,
तो मेरी जगह पर जो आएगा तो यही वजह से उसे तो डर लगेगा ना कि अब फिर ले लेगा इस्तीफा, है ना। तो ये चीज लगी, वो चीज नहीं होगा। और कम से कम तो शुरुआत तो होगी ना, डर नहीं है। इसके बीजेपी में कोई मंत्रालय में कोई डर है नहीं, तो डर ही स्टार्ट होगी, ये चीज होगी। जैसे अभी मैं मानूँ तो रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी की मानूँ तो वो हम लोग को और ज़्यादा परेशान करके रखा है, क्योंकि एक तो रोड फ्लाई ओवर कोलैप्स कर रही है, दूसरी हमारे घर की गाड़ियाँ खराब कर रही है। अगर इथेनॉल आया था तो हम लोग को पेट्रोल की प्राइस कम होनी चाहिए थी, मगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जा रही है। तो कहाँ हम लोग, वो तो अपने बेटों को सिर्फ ग्रोथ कर रही है, हमें मिल क्या रहा है? पॉल्यूशन। जो मेघालय में कंपनियां हैं उससे क्या हुए, बीमारियां फैलेगी। आपने जैसे बोला कि भगत सिंह को हम सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त वाले दिन पे ही याद करते हैं, तो आपको लगता नहीं कि आज भी नौजवानों को भगत सिंह की बात करनी चाहिए और भगत सिंह ने जो रास्ता हमें दिखाया उस रास्ते पे चलने की आवाज़ देनी चाहिए? हाँ, जो बच्चे यहाँ पर आया है, यूथ जो आया, जो भी जेनजी आया, सारी जो आया, ये भगत सिंह की ही है कहीं ना कहीं विचारधारा से। जो अभी नहीं जागा है, या तो वो विचार रखते हैं नाथुराम गोडसे और सावरकर का रखते हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी है। ये लोग गद्दार है देश का, ना कि ये जो यूथ आया है, जो नहीं आया है किसी वजह से या कोई प्रॉब्लम है, वो भी मानते हैं और ये बदलाव लाएंगे, जरूर लाएंगे। धन्यवाद। तो मैम इतना यूथ आया है, मोस्टली स्टूडेंट्स आए हैं, पर उनके साथ उनके पेरेंट्स भी आए हैं, आप किसको सपोर्ट करने आए हैं? मैं एक्चुअली खुद एक स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर है, जगह जगह है। तो स्टूडेंट इज एक्चुअली नॉट अ सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, स्टूडेंट इज एक्चुअली द एंटायर सोसाइटी इफ यू रियली थिंक अबाउट इट। बिकॉज हमारे फ्यूचर में भी हमारे बच्चे स्टूडेंट्स होंगे, हमारे भाई, हमारे कजिन्स, everybody is a student at the end of the day, and education is what decide the future of this country, so we are just here for that. तो आपको लगता है कि एजुकेशन वो हर किसी तक पहुंचने दी जा रही है? मतलब there are so many people who are not even going to schools. Girls, there are so many girls who are not, having their right to education right now. Actually, to be honest, education should have been the basic right. That is what our political leaders in the past aimed for. Just like Baba Saheb, he aimed for education to be a basic human right, but it wasn't. Eventually, education jin tak pahunch rahi hai, it is not at all sustainable. It is expensive. It is also very limited. Urban उसमें जगहों पर पहुंची है, रूरल जगहों तक तो अभी भी नहीं पहुंच रही है। So education जब तक सबका बेसिक राइट नहीं बन जाता, I think this fight will go on. Do you think कि अगर धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो उसको कोई भी असर पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम पे? Will it improve? Actually, honestly, I don't know about education system necessarily, but I know for sure. So I don't know about education की उस पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, but मुझे इतना जरूर पता है कि इसके बाद हमारी गवर्नमेंट will actually be little scared, I would say. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से I don't think we're gonna stop there. We're gonna ask accountability from the railway ministers, from the health minister, from the road minister, development minister, every single one of them. So धीरे-धीरे accountability से डर तो लगता है उनको, obviously. इसीलिए तो नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते हैं, राइट? सो वो डर होना बहुत जरूरी है हर किसी के अंदर. Do you see any difference between the Congress government, Manmohan Singh, and Prime Minister Modi? Yes, obviously, I do see it. In fact, I hate the people who say that if not Modi, then who? Literally anybody would be better than Modi, because we see that when during the time of Indira Gandhi, when Sonam Wangchuk's father was protesting, Indira Gandhi visited him in just 16 days. And that is what was happening in Congress party. Maybe they were flawed, but at least they were scared of the people. Right now, nobody is scared of us. Nobody is looking at us. इतने सारे लोग आए हैं, not even a single media house that is mainstream is featuring us. So obviously there is a plain gap. हमारे ऊपर जैसे चादर डाल दिया, like we are not visible to the society. So that is something that has not happened before. आप सरकार को डराने आए हो या जगाने? Honestly, jagane, I don't think jagana is the right word for them, because they see this happening. Why do you think ये सब एक स्ट्रैटेजी है? Why do you think इंटरनेट नहीं काम कर रहा है अभी? Why do you think मेट्रो के स्टेशंस बंद कर दिए गए? Why do you think there is barricading everywhere? There is barricading because they know what is happening. They just want to stop us. That is what is happening right now. तो जगाना नहीं है और honestly डराना भी नहीं है. We just want to tell them that no more bullshit from now on. So सर कहाँ से आए आप? कानपुर से आया हूँ मैं. कितने दिन में आए आप? कितनी देर लगी आपको? हमको मैं सुबह करीब 5 बजे, रात के 11:30 बजे मैं यहाँ गया था यहाँ पे, और सारी रात हम लोग यहाँ पे जो है इधर से उधर प्रोटेस्ट करते रहे और देखते रहे, और पुलिस अपनी जो है अपनी कार्रवाई में लगी हुई है, लेकिन अभी तक तो कोई अनहोनी की कोई खबर नहीं दिखी है.
जब से हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और मैं 22 से 25 साल के बच्चों को जज्बे में लाने हमने 91 में ग्रेजुएशन किया था। हमने अपनी बात सरकार चाहे जो भी रही हो, हमने मनवा ली। मैं वो जज्बा देखने आया हूँ इन 25 साल 22 साल और 30 साल बच्चों का, कि वो जज्बा है या नहीं। अगर ये जज्बा नहीं है तो फिर बेकार है, लानत है, अंग्रेजों के हवाले कर दो हिंदुस्तान को। ऐसे चोरों के हाथ न दो, ऐसे बेईमानों के हाथ में जो है हिंदुस्तान जो हमने 60 महीना मांगा था और रो करके गिड़गिड़ा करके मोदी जी ने हमें बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। सब कुछ चोरी कर ली, ये कर लिया, बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, पूरा हिंदुस्तान बेच दिया। आज बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या हमें फिर गुलाम बनना पड़ेगा? गोरे से, हमारे पूर्वज जो गोरे से गुलाम थे, आज कालों से हमको जो है गुलाम बनना पड़ेगा। अब हमें ये बताएंगे कि हिंदुस्तान में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे नहीं पढ़ेंगे। आपने कौन सा संघर्ष किया था जब आप पढ़ रहे थे? तो हम लोग जो है अपने कॉलेजों में बहुत सारी मांगे हम लोगों की हुआ करती थी, समय समय की बात है, तो उस मांगों को हम लोग तुरंत मना लिया करते थे। उस समय कौन सी मांगे होती थी? उस समय मांगे क्यों नहीं होती? बहुत से टाइम पे फीस नहीं जमा होता था तो बच्चों को निकाल दिया जाता था। टाइम से कोई काम नहीं होता था, इम्तिहान का कोई मामला अगर लेट हो जाता था तो बच्चों को भगा दिया जाता था। तो उस पर हम लोग जो है आंदोलन करते थे। तो आज आप देख रहे हैं वो जज्बा यहाँ पे? जज्बा तो शाम अभी तक तो मैंने देखा है, लेकिन खुलकर और आना पड़ेगा। अभी मोदी की आंखों में डर नजर नहीं आ रहा इन बच्चों का, वो डर दिखाना चाहिए। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, इनकलाब जिंदाबाद। ये तो ऐसा बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पे सबको लड़ाया जाता है, यहाँ पे एक नहीं होने दिया जाता किसी को। उनकी मानसिकता को हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो जो है गुजरात से चाय बेचते बेचते उनको किसी ने कुर्सी थमा दिया। अब ये हमारे बच्चों की कुछ अनहोनी है या गलती समझिए या जो भी समझिए, मगर ये बार बार गलती दोहराने की जरूरत नहीं है। ये देश बेच डालेंगे और बेच दिया है, बचा क्या है? कुछ तो बचा लो, लाज बचा लो हिंदुस्तान के बच्चों। आपने पेपर दिया क्या या किसी ने पेपर दिया उसके लिए आया आप? हम लोग कानपुर से आए हैं और कल हम लोग लगभग 4 बजे चले थे और यहाँ पर रात में लगभग 12 बजे आ गए। तब से हम लोग यहाँ पे हैं और हमारे संविधान की पहली पंक्ति में संविधान के पहला जो वर्ड है ना, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोगों से मकसद ये है 1 अरब 40 करोड़ लोग, और हम जो सरकार चुनते हैं ना वो 4 लोग चला रहे हैं। यहाँ पर जो 4 लोग चाह रहे हैं वो 140 करोड़ लोगों से करवा रहे हैं, और जो 140 करोड़ लोग चाह रहे हैं वो ये 4 लोग कर नहीं रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है, वोटर जागरूक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 बनाम 85% को अलग अलग करके राज किया इन 12 सालों में। इन 12 सालों में लगभग 150 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट बनी, से पहले की भी सरकारें थी, हम ये नहीं कह रहे कि मोदी सरकार चेंज हो जाए, लेकिन मोदी सरकार बदलाव तो करे। अगर कोई बच्चे मांग कर रहे हैं कि लगातार पेपर लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक, इतना तो बच्चों का डायपर लीक नहीं होता जितने पेपर लीक हो गए सरकार में। अगर ऐसा है और बच्चे मांग कर रहे हैं, और मोदी जी तो बहुत बड़े ज्ञानी और अमित शाह जी जैसा उनके पास चाणक्य मौजूद है, एक छोटी सी मांग पर अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लेते तो आज ये आंदोलन जो विश्वव्यापी हो गया, जो एक देश भर में आंदोलन चल रहा है, ये होता ही नहीं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात बनेगी? कोई और भी उस कुर्सी पे वैसा आके बैठ सकता है? बात आज से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले अगर हो जाती तो बात बन जाती। अब बात सरकार बदलने की आ गई, अब बात बहुत आगे बढ़ गई, ये मूवमेंट पूरे देश में फैल गया है। ये बात पहले CGI की एक टिप्पणी से चालू हुआ, कांग्रेस जनता पार्टी का बनना, और उसके सुख बांगलू जी जो हमारे सोनम वांगचुक जी के आने के बाद, और उस तरह के इनके पीछे जब देशद्रोही और फलाना और ठिकाना, आजकल जो भी सरकार से सवाल जवाब करे तो देशद्रोही हो जाता है। अगर देशद्रोही हैं हमारे सोनम वांगचुक जी, अगर देशद्रोही हैं तो आपकी दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में सरकार किसकी है? आपका होम मिनिस्ट्री किसके पास है? तो एक देशद्रोही आके आमरण अनशन करा, उसको जेल भेजो ना। और हम लोग अगर देशद्रोह कर रहे हैं तो हम लोग को जेल भेजो। तो भैया जो पहले अंग्रेजों के दौर में हुआ उसी चीज़ को फॉलो कर रही मौजूदा सरकार। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार आज बने कल बने, जिसकी बनेगी वो राज करेगा और जनता की सुनेगा तो आगे रहेगा जी। नीट का पेपर लीक होने के बाद बहुत सारे एग्जाम्स हुए, बट उसमें कभी ये नहीं सुनाई दिया कि ये पेपर लीक हुआ है। क्या ये डर की वजह से या फिर बाहर बात आने ही नहीं दी जा रही? देखिए आपको बता दें, अगर सोशल मीडिया ना हो, अगर सोशल मीडिया इस देश के अंदर ना हो ना, तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि देश में हो क्या रहा है। क्योंकि एक्चुअल में जो हमारा मीडिया है, जो देश का चौथा स्तंभ था, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, वो मौन हो गया है। क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी जिनके हाथ में चली गई, जिनको गवर्नमेंट फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, वो उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और उसके मालिक बन गए। तो जो ये नौजवान है, जो यूथ है, जो इस देश का 80% सोशल मीडिया यूज़र है, वो इस क्रांति को आगे बढ़ा रहा है।
और देखिएगा ये परिवर्तन होगा, आज नहीं तो कल होगा, 29 में नहीं तो 34 में होगा, कभी तो होगा। क्यों कहना चाहूँगा आपका और आप लोगों का जो आगे कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़े मीडिया है वो तो दूसरे सोनम वांगचुक जी, दीपको जी को वो बता रहे हैं कि वो विदेशी फंडिंग से जी रहे हैं। तो इस जमाने में अगर कोई है जो दूसरों के मुद्दे उठा रहा है तो विदेशी फंडिंग से बताने वाले बहुत लोग हैं। मैं आप जैसे अभी आपने कहा कि नीट के बाद कोई पेपर लीक नहीं हुआ, नीट के बाद यूपी लेखपाल का पेपर हुआ है, यूपी लेखपाल का पेपर लीक हुआ है, ठीक है। यूपी पुलिस का भी हुआ था, शायद उसमें भी कुछ आई थी लेकिन उसकी न्यूज़ें उतनी ज़्यादा नहीं चली, लेकिन यूपी लेखपाल का पेपर लीक हुआ है। सरकार टोटली पेपर लीक कर रही है, कहीं भी है। इन्होंने मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, इन्होंने कहा यूपी में डबल इंजन की सरकार आ जाएगी तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, मंदिर बनवा देंगे। टोटल फेल सरकार है। राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, जो बोल रहा है उसको उठा के डाल रहे हैं जेल में। ये कह रहे हैं मुस्लिम उस पर ना बोले, ये ना बोले। अगर ऐसी ही बात है तो मान लो कल मैं कोई क्राइम करता हूँ और कोई मुस्लिम है, वो ऑफिसर है, वो आके मुझे पकड़ेगा नहीं, बोल दूंगा मैं भाई हिंदू हूँ, मुझे मत पकड़ो, ये मेरा आपसी मैटर है। ऐसा कुछ नहीं। लेखपाल का पेपर लीक होता है, नीट के पेपर लीक होते हैं, जितने एग्जाम्स हो रहे हैं सारे के सारे एग्जाम लीक होते हैं। और उसके बाद रीनीट अभी आया, रीनीट में आपने देखा होगा 2-3 मुद्दे ऐसे आए कि 30 नंबर उनके आ रहे हैं, OMR शीट में 630 नंबर आ रहे हैं। तो धांधली एक स्तर पे चल रही है, और धांधली इसलिए नहीं चल रही है कि गरीब आदमी को ये क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टियों के जो उनके चमचे हैं उनके बेटों को प्लांट कर रहे हैं उसमें। तो फिर डायरेक्ट जॉब दे दें। हाँ मैम, डायरेक्ट जॉब दे देंगे तो फिर डिक्टेटरशिप आ जाएगी ना। ये कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप ही कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ला रहे हैं। जैसे आप समझिए कि अगर एक मेढक है, मेढक को अचानक से 90 डिग्री वाले तेल में डाल दोगे ना तो लप पसूल के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको पानी में रख के या तेल में रख के और धीरे धीरे स्टोव जलाते रहेंगे तो 110 भी कर देंगे तो उसे महसूस नहीं होगा। यही किया इन्होंने। पहले हमें थोड़ा धर्म के नाम पे भड़काया, फिर हमें बताया कि शिक्षा से उतना कुछ नहीं होता है, आप बहुत से कुछ कर सकते हैं। मोदी जी ने बिहार में चुनाव में जाके बताया कि रील बना लीजिए। अब रील बनाने को वो रोजगार बता दिए। फिर धीरे धीरे आया तो बताया आप MSA, हाँ पकौड़ा तल लीजिए, बिजनेस कर लीजिए। मैं एक बात इनसे सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ कि जो बंदा 15,000 जिसका बाप नौकरी कर रहा है, 15,000 20,000 की, वो किस हिसाब से भाई साहब कर लेगा पकौड़े की दुकान। स्टोव का रेट तो आपने 12 कमर्शियल रेट, यहाँ 3500 शायद है, यहाँ 3500 रुपये कर दिया है। 3500 रुपये का स्टोव लाएगा, 200 रुपये का तेल लाएगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा, कढ़ाई इकट्ठा करेगा, फिर तुम फुटपाथ पे लगाने नहीं दोगे, तुम बोलोगे हटाओ इसे, उसके लिए टैक्स दो। तो वो पकौड़ा बेचेगा या पकौड़ा खुद बना के खुद खा लेगा? मतलब आपको ये लगता है कि ना हमें पढ़ने दिया जा रहा है, ना हमें कोई नौकरी करने दी जा रही है, ना हम कोई पेपर दे सकते हैं, ना हम चैन से घर बैठ सकते हैं? हाँ मैम, ये आप बिल्कुल सही कहे। ये सारे मुद्दे हैं। और सबसे ज्यादा है ना तो हमें पढ़ने दे रहे हैं, ना ये युवाओं को कमाने दे रहे हैं, और ना किसी एक युवा को ना किसी विजन पे जाने दे रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम करा देते हैं, ये दंगा करा देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ना, ये प्लांट कर रहे हैं हमें किसके लिए? लेबर बनाने के लिए। लेबर बनाना चाहते हैं हमें। ये चाहते हैं अगर हम पढ़ लेंगे, BA कर लिए, BTech कर लिए, BS या MTech कर लिए तो हम थोड़ा हाई पे वाले हो जाएंगे। तो ये चाहते हैं कि हम 10+2 कर लें। इन्होंने एक योजना लाई है, NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम। चूँकि मैं कारपोरेट में काम करता हूँ, 15,000 में ही हूँ, लेबर वाले काम करता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि NAPS योजना है सारी। आप गुड़गांव घूम लीजिए, नोएडा घूम लीजिए, गाजियाबाद घूम लीजिए, किसी भी आप कंपनी में जाओगे ना, NAPS में बताओगे फट से कंपनियां रख लेंगी, 15,000 20,000 में आपसे रख लेंगे। 1 साल बाद वो आपको निकाल देंगे। जिस कंपनी ने आपको सर्टिफिकेट दिया ना एक्सपीरियंस का, फिर 1 साल बाद आपको वो प्रमोट नहीं करती है। तो भाई कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हो तुम हमें, या तो तुम एक्सपीरियंस नहीं दे रहे हो। और ऐसी ही योजनाएं ये ला रहे हैं ताकि अडानी अंबानी के यहाँ हम जाके लेबरगिरी कर सकें। ये जो हाईवेज बना रहे हैं ये हमारे लिए नहीं बना रहे हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये सब उनके लिए कर रहे हैं ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो सके, चीज़ें अच्छी से आ सके, जा सके। और शिक्षा की बात तो इन्होंने इतनी खराब कर दी है, इतनी खराब कर दी है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगी, देखेंगी कि बहुत सी हमारे साथ, मैं मेरी बता रहा हूँ कि मेरे साथ पढ़ने वाली बहुत सी ऐसी लड़कियां जिन्होंने शिक्षा छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी? क्योंकि पहले BA BSc जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले 1 साल का होता था, 1 साल में हमारे पास 5,000 में हो जाता था। अभी सेमेस्टर ला दिया, 5,000 पर सेमेस्टर कर दिया। कौन देगा उतनी पैसे? और इनको जनता के मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फौज में क्यों नहीं जाते नौजवान? हाँ मैम, फौज में क्यों नहीं जाते? अब अग्निवीर योजना ला दी। अब आप बताइए, हम 3 साल जाएं, 3 साल तो फौजी कहाँ है? 3 साल बाद आके किसी गार्ड की नौकरी करेंगे तो फौजी वाला रुतबा रह जाएगा क्या? और ये फौज को फौज रखे कहाँ है? फौज के तो इन्होंने अपने हिसाब से यूज किया। अभी आप जाके देखो, यहाँ भी तो आपको CISF वो मिल जाएगा, क्विक रिएक्शन फोर्स मिल जाएगी, बहुत चीजें यहाँ पे लगा रखे। ये फोर्स को अपने हिसाब से यूज करते हैं। 12 लोगों का उन्होंने अपना डाटा कलेक्ट करके रखा, हाइड करके रखा। पहले बोले जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसमें कुछ नहीं मरा, कोई नहीं मरा, ऐसा हुआ, कोई नहीं शहीद हुआ। फिर उसी बेसर में, मैं बेसर में कहूँगा, ऐसे मंत्री को ना, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, वो हमारे यहाँ लखनऊ से ही बिलोंग करते हैं, मैं उनको कहूँगा बेसर में रक्षा मंत्री। आज तक ऐसा कोई बेसर में रक्षा मंत्री नहीं हुआ है जो अपने शहीद हुए लोगों का डाटा चुरा के रखे। अब आप समझिए कि मैं अगर किसी का बेटा हूँ, मेरा बाप शहीद हुआ है, तो मैं लोगों को जाके गर्व से बता भी नहीं सकता यार कि मेरा बाप शहीद हुआ है देश के लिए। कितने दुख की बात है। और मैं ये भी नहीं बता सकता कि वो है कि नहीं है।
आप 6 महीने 7 महीने 8 महीने बाद डाटा लीक करते हो। ये दिखाने के लिए हमारी छाती 56 इंच की है भाई, 56 इंच की नहीं है। आप चुल्लू भर पानी में डूब मरो। वो बेशर्म आदमी जो विश्वगुरु अपने आप को कहता है, मेलोडी टाफी ले जाता है, उसे यहाँ के मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं। नीट का पेपर लीक का नहीं दिखाई दे रहा, कोई मुद्दा नहीं दिखा रहा। वो मैं उस मीडिया को क्या कहूँ, बेशर्म मीडिया, जिसने ये बताया कि देश विश्वगुरु बन गया, चौथी इकोनॉमी बन गई है। अभी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखेंगे ना, 5 किलो राशन के लिए लोग कोटेदार के यहाँ सुबह साहब भीड़ लगा रहे हैं, शाम की भीड़ लगा रहे हैं। डीएपी नहीं मिल रही है। मैं धान की रोपाई करा के आ रहा हूँ, डीएपी नहीं मिल रही है। आप दुकान समिति में डीएपी नहीं मिलती है, दुकान पे डीएपी मिल जा रही है। गवर्नमेंट बिल्कुल टोटली फेल, कहीं कंट्रोल नहीं, पूरा पूंजीवाद की तरफ कर रही है काम। और प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप परीक्षा पे चर्चा करते हो ना, तो थोड़ा बेशर्मी दिखा के परीक्षा लीक पे भी चर्चा कर लो। एक तो इस देश का दुर्भाग्य है कि एक अनपढ़ प्रधानमंत्री से परीक्षा पे चर्चा करवा रहा है। मतलब जो खुद नहीं पढ़ा है वो परीक्षा पे चर्चा कर रहा है, और पेपर लीक उसे दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये है कि आपने शिक्षा को कुछ समझा ही नहीं, आप बेशर्म हैं और बेशर्मी की हद कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने कोई एग्जाम दिया था इसलिए आए हो या आप सपोर्ट करने आए हो? एग्ज़ाम तो हम देते ही रहेंगे, हम सब भी स्टूडेंट्स हैं। कॉलेज ख़त्म हो गया है भले ही, बट आगे और भी चीज़ें हैं, और सपोर्ट तो सबको ही देना है। तो इट्स नॉट दिस बिकॉज इट्स मूवमेंट, तो उसका हिस्सा हम हैं। सपोर्ट नहीं है, ये मूवमेंट हमारा ही है। चेंज लेके आओगे? चेंज तो लाने की पूरी, ये जो चल रहा है पूरा वही चल रहा है। ट्राई तो पूरा ही है, अब वो आएगा नहीं आएगा वो तो शायद किसी और के हाथ में है, तो इसलिए यहाँ पे खड़े हैं, फंसे हुए हैं। आज पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है और जिसके हाथ में है ये चेंज लाना, उन सबको चुन के पार्लियामेंट में भेजा गया है हमारी तरफ से। हाँ, तो लगता नहीं है कि पार्लियामेंट में आवाज़ उठनी चाहिए इस प्रोटेस्ट के बारे में भी, सीजीआई ने जो बोला उसके बारे में भी, और पेपर लीक के बारे में भी? मतलब 20-21 दिन से जो धरना चल रहा है, जो हंगर स्ट्राइक चल रही है, वो इसीलिए चल रही है। और आज ये मार्च इसीलिए थी संसद तक, क्योंकि सच पहला सेशन है, तो वहाँ पे जाके बोली जाए, वो बात उठाई जाए, एजुकेशन को एक्चुअल में एक इम्पॉर्टेंट मैटर की तरह लिया जाए, सीरियसली लिया जाए, तो वो तो होनी ही चाहिए। इसीलिए तो पूरा ये सब कुछ चल रहा है। इतने दिन से आप यहाँ पे धरना लगा के बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं आप यहाँ पे इतने दिन से, तो आपको लग रहा है क्या कोई सरकार या फिर किसी मिनिस्ट्री या लीडर के कान पे जूं भी सरक रही है? आई एम नॉट रियली अवेयर ऑफ इट कि कोई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स सपोर्ट किया है, बट एक्चुअल में जिनके हाथ में है, जिनको सुनना भी चाहिए, वहाँ तक तो नहीं जा रहा है। उनको मतलब जा तो रहा ही होगा, पर उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। आप किसको चाहते हैं कि फर्क पड़े? कितने साल के हो आप? 19। आप यहाँ पे सपोर्ट करने आए हो या आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाने आए? दोनों, क्योंकि मैंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था, मैंने आइजर का भी एग्ज़ाम दिया था, CUET वगैरह भी दिया है, बट उसके बाद मैं प्राइवेट कॉलेज में चली गई, तो ऐसे इट इज़ बोथ। तो पेरेंट्स नहीं बोल रहे कि क्यों जा रहे हो इतनी गर्मी में? गवर्नमेंट है, पुलिस है, डंडे भी मारेगी। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी मम्मी भी आना चाहती थी, बट उनको ऐसा क्राउड में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो इसलिए नहीं आ पाई है फिर। तो लगता है कि आप अपनी बात मनवा के ही जाओगे? अब इतने दिन हो गए हैं। वो तो डिपेंड करता है ना, इट डिपेंड्स ऑन द अथॉरिटी कि वो बात मानते हैं या नहीं। हम तो ट्राई कर ही रहे हैं, तो यस। तो कब तक ट्राई करते रहोगे? जब तक बात नहीं मानेगी, क्योंकि अगर लोग गिव अप ही कर देंगे तो फिर कोई ट्राई ही नहीं करेगा, फिर तो कुछ होगा ही नहीं, फिर वैसे ही चलता रहेगा सब कुछ। तो आपको लग रहा है ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है इंडिया में? सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है ये, संघर्ष आंदोलन है? ये आंदोलन ही इसलिए हुआ है कि रेवोल्यूशन आए, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो सिर्फ मनमानी कर रही है, अब और किसी की सुनी नहीं रही। उसको अपने देश में नहीं दिख रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कितने सालों से जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, किसान मरे किसान आंदोलन में, मणिपुर जला कितने साल तक, अभी भी वहाँ पे दंगे हैं। और यहाँ पे कितने टाइम, शायद 1 महीने करीब होने वाला है इस प्रोटेस्ट को, अभी तक उनको ये नहीं फिक्र कि हमारे देश में क्या हो रहा है। और वो विदेश यात्राओं पे घूम रहे हैं, जिसको अपने देश का नहीं पता वो दूसरों से नाते अच्छे करके क्या कर लेगा। जब परिवार इकट्ठा नहीं है तो दूसरों रिश्तेदारों को इकट्ठा करके क्या कर लेगा। परिवार वाले काम आने हैं ना, अगर हम साथ नहीं होंगे तो क्या करेगा। ये तानाशाही की सरकार है, इसको यहाँ से जाना पड़ेगा, इनको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा मैम। और मैं घर से बोल के आया हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे बड़ा गर्व होगा, मुझे फक्र होगा कि मैं अपने देश के युवा के लिए लड़ा और अपने देश के भविष्य के लिए, जो बच्चे हमारे इन द फ्यूचर आने वाले हैं उनके हक के लिए लड़ा, और मैंने कहीं ना कहीं योगदान दिया उनके लिए। अगर ये शिक्षा प्रणाली सुधरती है तो ये फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है यूथ का? गुस्सा है मैम, गुस्सा है ये, क्योंकि हमारी कहीं भी नहीं सुनी जा रही। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, पैसे से लैब टेक्नीशियन, मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ। क्या सैलरी मिलती है हमें? 15,000, 14,000, 12,000।
15,000 तब है जब हमारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब वो भी थर्ड पार्टी के। फर्स्ट पार्टी तो खत्म ही हो गई, समझ रहे हो। जैसे मैं डॉक्टर लाल में काम कर रहा हूँ, वो भी थर्ड पार्टी के थ्रू। डॉक्टर लाल अगर मेन में भी काम करना है, प्राइवेट कंपनी है, उसमें भी हमें गवर्नमेंट जैसा एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद भी हमारे जैसे पता नहीं, हम तो नए बच्चे हैं, 10-10, 20-20 साल पुराने एक्सपीरियंस वाले बच्चे जा रहे हैं वहाँ, तो हमें कोई नहीं पूछ रहा। हमें वही 12,000 में काम करना पड़ रहा है। आपके पास कितनी भी योग्यता हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितने भी होनहार हो, कोई फायदा नहीं पड़ रहा। ये हालात है। 2.5-3 लाख रुपए खर्च करके 2 साल पढ़ाई करके अगर हमें 12,000-14,000 की नौकरी करनी है तो क्या फायदा। मैं अब इन सब चीज़ों को छोड़ के अभी मैं अपने पापा के साथ गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि इसमें गुजारा नहीं होना। मैम आप देखो ना कितनी महंगाई। गाड़ी चला के गुजारा हो जाएगा? मैम वो खानदानी काम है हमारा। मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं, तो उनके साथ मैं उनका हिल्ला बन रहा हूँ, उनके साथ मतलब उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या करे, उससे तो अच्छा है ना, इस भेड़ चाल में शामिल होने से अच्छा तो अपना काम करना है ना। ये बोल रहे हैं कि पकौड़े तल लो, क्या होना है उससे? पकौड़े तल लो, तुम फिर आके यहाँ पे मैं 5,000 या 4,000 कमाऊंगा, उसमें से आपको 3,000 देने पड़ेंगे आपकी पुलिस को। क्या करेंगे हम, बताइए। ਬਹੁਤ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट पे कब से आ रहे हो? जी मैं जुड़ी हूँ कुछ समय से, 1 हफ्ता तो हुआ ही था मुझे यहाँ पर। आज फिर से आए हैं मार्च के लिए। तो ये गुस्सा शो करने आए हैं आप लोग? फ्रस्ट्रेशन है या मजबूरी है या कोई डिमांड है? डेफिनेटली गुस्सा तो है ही, बट उसके साथ साथ उद्देश्य है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति, उसको पूरा करने आए हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के यूथ की? एक अच्छा सिटीजन बनने की और गवर्नमेंट से क्वेश्चन, सही सवाल उठाने की। और सही सवाल उठाया जा रहा है। जस्टिस ज़रूरी है इस देश में। जस्टिस के नाम पर बिल्कुल मतलब एक रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो जब इलेक्शंस आते हैं लोग कहते हैं कि तब क्यों नहीं यूथ सवाल पूछता? तब भी यूथ को सवाल पूछना चाहिए, घेर के पूछना चाहिए। बल्कि सवाल हमेशा पूछता है यूथ, लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती, तो इसलिए अभी इतने इकट्ठे हो गए, सारे साथ में आ गए हैं। तो आपको लग रहा है जैसे नेपाल में जेनजीज ने एक रिवोल्ट किया था, एक रेवोल्यूशन ले आए थे, सरकार बदल दी थी, वैसा अब इंडिया में होगा? जो नेपाल ने करा था बहुत बढ़िया करा था, लेकिन हमारा देश पीस को प्रमोट करता है हमेशा से। हमारा यही अनशन करने का तरीका रहा है, तो हम अपने हिसाब से करेंगे, अपने तरीके से करेंगे और बिल्कुल रिफॉर्म आएगा। आंदोलनों ने सींचा है, बनाया है। इस देश में आंदोलन आज पहली बार नहीं हुए हैं, ना पहली बार होंगे। आगे भी आंदोलन होंगे और पहले भी आंदोलन हुए। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, यहाँ पे सब लोग पीसफुली आए हैं और अपनी स्वेच्छा से आए हैं। कोई 150 कोई 500 भाड़े की भीड़ नहीं है, सब पढ़ने लिखने वाले। मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट हूँ, मैंने को 3 बार पेपर दे चुका हूँ, लीग वाला तो 2 बार दे चुका हूँ मैम मैं। तो क्या सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि पेपर लीक हो रहे हैं, या प्रॉब्लम ये भी है कि हमको जॉब्स भी नहीं दी जा रही हैं? प्रॉब्लम ये है जवाबदेही नहीं है, ना पेपर लीक की, ना कोई बात की। अगर मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ राइट है, मैं इनसे कुछ जवाब पूछूंगा। मैंने इन्हें अपने वोट देकर बनाया, ये जवाब देंगे, ये चुप्पी नहीं साधेंगे मैम। ये आज भी चुप है। अगर आज हम नहीं बोले तो कब बोलेंगे? मैं नहीं था गांधी के समय, मैं नहीं था भगत सिंह के समय, पर मैं हूँ सोनम वांगचुक के समय। आज के देश के सब युवा जितने लोग आए हैं, ये अपने राइट के लिए आए हैं, अपने अधिकारों के लिए आए हैं। आज नहीं लड़े तो कब लड़ेंगे? मेरा बस इतना कहना है, लड़ो। लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल भी नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो उन लोगों का मनोबल बढ़ाओ जो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे। इतना भी नहीं कर सकते तो घर पे बैठ के इंस्टाग्राम पे टिप्पणियां मत करो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आज एक समय है कि जब सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी बात दूर तक पहुंचा सकते हो। तो लग रहा है कि सोशल मीडिया पे वो इम्पैक्ट, वो एक तरह का आंदोलन नजर आ रहा है। मैम वो सब स्कैम है। सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एक्शन मैटर करता है, आपका यहाँ होना मैटर करता है, और हम इसीलिए यहाँ पर है। सोशल मीडिया पे मैनिपुलेट बहुत इजीली करा जाता है। इनका कहना है कि सोशल मीडिया पे पकड़ने से कुछ नहीं हुआ। आज देखो आप ग्राउंड रियलिटी, यहाँ पे ग्राउंड पे कितने लोग आए हैं। अगर आपकी आज भी आंखें बंद है, आप ये कह रहे हो कि हमारे बच्चे घर पर सेफ है। मैं 5 लोगों को लेकर आया, मेरे पापा, मेरे मामा, मेरे भैया, 250 किलोमीटर दूर से इस प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। मैंने नीट का पेपर दिया था। नीट में पेपर में एक बार धांधली नहीं हुई। 2014 से 2026 तक 10 बार पेपर लीक हो चुका, 5 बार पेपर लीक हो चुका है। हर बार यही कह देते हैं कि दोबारा करा देंगे, इस बार फीस वापसी कर देंगे।
क्या जसप्रीत बुमराह क्या जसप्रीत बुमराह हर मैच में चलता है? क्या विराट कोहली हर मैच में रन मारता है? ये धोखा है, ये धोखा है। अगर ये क्या एक बार जवाब तो दे दे कि हम पे नहीं होगा, हम पे नहीं होगा, नहीं होगा। बोलो दे, कुछ तो बोले। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्या यूथ अपनी सरकार बनाएगा? आप चाहते हो कि सीजेपी इलेक्शंस लड़े? मैम, हम नहीं चाहते सीजेपी इलेक्शन लड़े, क्योंकि वो कोई पार्टी नहीं है, वो एक मूवमेंट है हमारी आवाज उठाने का। अगर हम सीजेपी को भी एक पार्टी बना देंगे, अगर हम उसे भी सत्ता दे देंगे, सत्ता आने के बाद मैम हर कोई बदल जाता है। एक पैसा और सत्ता बहुत बड़ी चीज है। Do you guys agree with him? Do you agree with him? Yeah, absolutely. Everyone is agree with me. No one is declined me. No one is declined my opinion. क्यों? सत्ता आने के बाद मोदी जी भी तो बहुत ग्राउंड बातें करते थे कि पैसा आज हमारा कहाँ है। सत्ता आने के बाद भूल गए। सत्ता और पैसा हर एक, आप सब लोगों का एक उदाहरण तो राघव चड्ढा बहुत बोला करते थे। आज वो आगे क्या एक मीम चल रही है, अब नहीं पूछ रहा, अब नहीं बोल रहा, अब नहीं बोल रहा। एक सेकंड, अब नहीं बोल रहा। आज रुक जा। अब नहीं बोल रहा कि सीजेपी में समोसा कितने का है। सीजेपी प्रोटेस्ट में अब तो नहीं है, अब तो रिचार्ज कम नहीं करा रहा, अब तो प्रोटेस्ट नहीं बोल रहा। अब उसने आप आदमी पार्टी में था तो बहुत बोल रहा था। जब से बीजेपी ज्वाइन करी एक वीडियो निकल के आई उसकी नहीं। तो पैसा और पॉलिटिक्स, मैं मानना चाहता हूँ कि सीजेपी का भी पार्टी मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं बने, वो एक मूवमेंट रहे। अभिजीत दीप के सोशल रिफॉर्मर रहे, हमारी बात को सुने। आज अभिजीत दीप हमारी बात सुन रहे हैं, मेरा भरोसा नहीं है पॉलिटिक्स में जाने की बात सुने। मैं आज उनको सपोर्ट कर रहा हूँ और करता रहूँगा। अगर वो पॉलिटिक्स में गए, मेरी तरफ से हाथ जोड़ूंगा। फिर मैं भाई इस देश का युवा जब भगत सिंह के समय पे नहीं है, गांधी के समय पे नहीं है, आज है और आज आया है। यहाँ पर एक धर्म एक जाति के लोग नहीं आए, हर धर्म हर जाति के लोग।